स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्पेशल क्लास जो चला रहे हैं उसमें एक श्रृंखला चला रहे थे और वो जो श्रृंखला चला रहे थे जिसके बारे में विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर का नाम जो है वह देते हैं। इक्वेटर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला इक्वेटर जिसको हम लोग कहें थर्मल इक्वेटर, इसी थर्मल इक्वेटर को हिंदी में तापीय विषुवत रेखा। इस तापीय विषुवत रेखा का एक वीडियो जो है वह हमारे चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर जिसे चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और तीसरा जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर जिसे हम लोग भौगोलिक विषुवत रेखा, तो आज की जो श्रृंखला है वो इसी भौगोलिक विषुवत रेखा या ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर बेस्ड है। तो हम लोग ज्योग्राफिकल इक्वेटर के बारे में जानने का प्रयास करें। कॉमनली लैंग्वेज में, बिल्कुल सामान्य भाषा में इसी को दरअसल विषुवत रेखा कहा जाता है। सामान्य भाषा की जो अगर हम बात करें तो इसी को विषुवत रेखा का नाम दिया जाता है। यानी इसके पहले प्रीफिक्स के रूप में हम लोग भौगोलिक शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, बल्कि बिल्कुल सीधा सीधा विषुवत रेखा जो है वह लिखते हैं। जबकि थर्मल इक्वेटर में हम लोग तापीय शब्द का प्रयोग करते हैं प्रीफिक्स में, और जो है वह मैग्नेटिक इक्वेटर में हम लोग जो है चुंबकीय शब्द का प्रयोग करते हैं प्रीफिक्स में। यहाँ पर जो है वह प्रीफिक्स में हम लोग भौगोलिक शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, बल्कि विषुवत रेखा। यानी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स मान लिए गए हैं, नहीं मान लिए गए। तो हम लोग विषुवत रेखा के बारे में बात करें तो विषुवत रेखा जो है वह क्या है, तो एक सिंपल संदर्भ में जो है वह देखा जाए तो पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में खींची गई एक ऐसी रेखा जो क्षैतिज हो। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में खींची गई एक ऐसी रेखा जो क्षैतिज हो, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री है। इस इक्वेटर के सहारे ही पृथ्वी 2 गोलार्धों में जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है और वह 2 भागों में बढ़ती है, तो इसलिए उसको 2 गोलार्ध कहते हैं। यह गोलार्ध जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यह गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके बटे हुए हिस्से को अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से जो है वह देख सकते हैं कि एक पृथ्वी का एक हिस्सा जिसे हम सदर्न हेमिस्फीयर का जो है वह पार्ट कह रहे हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। यानी उसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखिए, ये सदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एक सतह बनाया, ये सतह एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो है रेखा की जब बात करते हैं तो सामने से दिखा गया जो है वह ये विषुवत रेखा है। और यही जो है वह जब जो है वह उसका एक जो है वह हम डायग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसे हम जो है वह अनुप्रस्थ काट चित्र या क्रॉस सेक्शनल डायग्राम कह रहे हैं, तो उस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को बनाएं तो यह जो है वह क्या हो जाता है, यह वृत्त हो जाता है। इसी का नाम जो है वह क्या हो जाता है, वृत्त। कौन सी? विषुवत वृत्त। तो यहाँ पर जो वह विषुवत रेखा है, यानी विषुवत रेखा जब जो है उसका एक ही रेखा का भाग दिखे तब, और एक अनुप्रस्थ काट चित्र में जब उसका भाग दिखे तो इसी को हम लोग विषुवत वृत्त की संज्ञा देते हैं। यह विषुवत वृत्त में पृथ्वी का केंद्र जो है वह यह है। पृथ्वी का केंद्र ये है जिसे O कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक सतह का निर्माण हो रहा है, इसी सतह को हम लोग विषुवतीय सतह कहते हैं। विषुवतीय सतह का नाम देते हैं, यही विषुवतीय सतह है। इसका मतलब है कि जो भौगोलिक विषुवत रेखा है वही विषुवतीय सतह का निर्माण करती है, और इसी विषुवतीय सतह से 2 गोलार्ध जो है वह पृथ्वी के बट जाते हैं। इसी विषुवतीय सतह से 2 गोलार्ध बट जाते हैं।
अब देखिए विषुवत रेखा की बात करें, जो ये विषुवत रेखा है इसकी बात करें तो विषुवत रेखा की लंबाई जो है वह, विषुवत रेखा की लंबाई के बारे में बात करें तो यह पृथ्वी पर खींची गई जो है वह सबसे लंबी रेखा है। इससे लंबी रेखा जो है वह पृथ्वी पर कोई भी जो है वह नहीं है। यह जो है वह, इसकी लंबाई जो है वह कितना है, 40,077 किलोमीटर। किसी किसी जो है वह जगह इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत जो है वह डिफरेंस मिलता है, लेकिन उससे उतना बड़ा महत्व नहीं है। इसकी कुल लंबाई जो है वह कितनी है, 40,077 किलोमीटर। अब पृथ्वी पर इतनी लंबी जो है वह कोई जो है वह कहा जाए कि वृत्त जो है वह नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो विषुवत वृत्त है, यह विषुवत वृत्त सबसे लंबा वृत्त है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर स्थित सबसे लंबा वृत्त। इससे जो है वह लंबा वृत्त विषुवत, इससे लंबा वृत्त जो है वह पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इससे लंबा वृत्त पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। सबसे लंबा जो है वह, या सबसे ज्यादा परिधि या सबसे ज्यादा सरकमफेरेंस अगर जो है वह हम कहें तो इसी जो है वह वृत्त का है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो है वह हम लोग पृथ्वी पर, आइए एक डायग्राम ही बना लेते हैं। देखिए एक जो है वह ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक वृत्त का विकास जो है वह इस प्रकार जो है वह हो सकता है। एक वृत्त का विकास जो है वह इस प्रकार हो सकता है। एक दूसरे वृत्त का विकास जो है वह इस पर, पृथ्वी पर इस प्रकार जो है वह हो सकता है। तो यहाँ जो लाल रंग की जो वृत्त है, इस वृत्त की लंबाई जो है वह 40,077 किलोमीटर है। और इस वृत्त की जो लंबाई है, इस वृत्त की जो लंबाई है वो जो है 40,056 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यह वृत्त भी लंबा है, लेकिन जो है यह पृथ्वी जितना जो है वह लंबा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये 56 और ये जो है वह 77, बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन फिर भी वृत्त में अंतर है। इसका मतलब है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी के ऊपर सबसे लंबी जो है वह रेखा है। और इसके बाद जो है वह, जब जो है वह ये लंबी रेखा है, तो इसी लंबी रेखा को हम लोग जो है वह क्या संज्ञा देते हैं, दीर्घ वृत्त की संज्ञा देते हैं। इसी को हम लोग ग्रेट सर्किल या दीर्घ वृत्त जो है वह कहते हैं, ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रेट सर्किल की संकल्पना और विषुवतीय वृत्त की संकल्पना दोनों जो है वह क्या होती है, आपस में जाकर कन्वर्ज कर जाती है। दोनों जो है वह संकल्पना एक ही संकल्पना है। लेकिन एक अंतर है। एक अंतर क्या है कि एक्चुअल में दीर्घ वृत्त जो है वह केवल विषुवत के वृत्त को दीर्घ वृत्त नहीं कहते हैं, बल्कि जितनी भी देशांतरीय वृत्त है वो सारे को भी दीर्घ वृत्त भी कहते हैं। तो अब जो है वह देखिएगा, देशांतरीय वृत्त अगर जो है वह देखा जाए, देशांतरीय वृत्त, तो अभी केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, किसी दूसरे वीडियो में जो है इसको समझा दूंगा। जो है देशांतरीय वृत्त की संख्या जो है वह 180 जो है वह होती है। और अक्षांशीय दीर्घ वृत्त, अक्षांशीय दीर्घ वृत्त जो है वह क्या है, तो इसी को हम लोग विषुवतीय वृत्त कहते हैं। इसी को विषुवतीय वृत्त कहते हैं। इसी विषुवतीय वृत्त की संख्या जो है वह कितनी होती है, तो इसको 1 कहते हैं। टोटल जो है वह 181, यानी पृथ्वी पर जो है वह दीर्घ वृत्तों की संख्या अगर कितनी हो गई तो 181 जो है वह हो जाती है, जिसमें से 180 देशांतरीय वृत्त होती हैं और जो है वह अक्षांशीय वृत्त 1। ये 180 कैसे होते हैं, तो 360 देशांतर होता है और प्रत्येक देशांतर दूसरे देशांतर यानी विपरीत देशांतर के साथ मिलकर वृत्त का विकास करती है, इसलिए वृत्तों की संख्या 180 हो जाती है और वो दीर्घ वृत्त है। तो ये दीर्घ वृत्त 180 और प्लस जो है 181 जो है दीर्घ वृत्त। तो विषुवत रेखा को मिलाकर जो है, तो ये विषुवतीय वृत्त और दीर्घ वृत्त में जो है वह अंतर यही है। अब आते हैं, देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इस जो है वह घूर्णन को जो है वह अगर हम देखें तो पृथ्वी की घूर्णन जो है वह 24 घंटे में है। एग्जैक्ट जो है अगर देखा जाए तो ये जो है वह 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 4.12 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन जो है वह है। लेकिन 24 घंटे में घूर्णन की जो है वह बात हम करें तो कितने में है, 24 घंटे में है। अब गौर करके देखिए कि जब जो है वह हम
वृत्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए क्या है कि पृथ्वी का एक वृत्त जो है वह यह, जिसे हम 0 डिग्री जो है वह कह रहे हैं, तो ये वृत्त, उसके बाद जो है वो मान ले कि जो है वह ये 23.5 डिग्री का वृत्त, मान ले 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा का वृत्त, और ये मान ले मकर रेखा का वृत्त। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है वह हम लोग मान लें कि ये जो है वह 70 डिग्री के आसपास जो है वह का एक वृत्त। ठीक है, यहाँ पे भी 70 डिग्री के आसपास का वृत्त। अब गौर करके देखिए, सारे वृत्त, जितने भी वृत्त हैं, सारे वृत्त की जो है वह परिधि एक ही है। प्रश्न है कि सारे वृत्त की परिधि, सारे वृत्त की परिधि एक, तो इसका उत्तर जो है वह आता है नहीं। यानी सारे वृत्त की परिधि जो है वह एक नहीं है, सारे वृत्त की परिधि क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो जब सारे वृत्त की परिधि जो है वह अलग है, एक नहीं है बल्कि अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि घूर्णन तो जो है वह सारे जगह पर एक ही जो है वह हो रहा है ना। यानी सारे जगह पर 24 घंटे में ही जो है वह पृथ्वी को जो है वह घूमकर वापस जो है वह आना है। तो घूर्णन का समय फिक्स है। अब देखिए, घूर्णन का समय वो फिक्स कितना है, 24 घंटा। घूर्णन का समय 24 घंटा फिक्स है, लेकिन इसमें जो है वह फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि घूर्णन का समय 24 घंटा फिक्स है, लेकिन जो सबकी परिधि जो है वह अलग अलग है। इसलिए जो है वह क्या होगा, इसका परिणाम, परिणाम जो है वह इसका ये होगा, परिणाम जो है वह इसका ये होगा कि प्रत्येक अक्षांशों पर, परिणाम ये होगा कि प्रत्येक अक्षांशों पर, प्रत्येक अक्षांशों पर घूर्णन, किसके घूर्णन, पृथ्वी, घूर्णन की गति अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर वापस जो है वह समझने का प्रयास करें। देखिए, ये हमने जो है वह बात की थी अप्रोक्स जो है वह कितना है, तो ये 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री पे यानी कर्क रेखा पर जो कर्क वृत्त है, कर्क वृत्त की लंबाई जो है वह लगभग 37,000 किलोमीटर है। ये भी 37,000 किलोमीटर है। ठीक है, मकर रेखा की 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये देखिए, ध्यान से समझिएगा कि 40,000 किलोमीटर की यात्रा करनी है 24 घंटे में, और यहाँ 37,000 किलोमीटर की यात्रा कितने में करनी है, 24 घंटे में। तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी, इसको सेम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वेलोसिटी और घटती चली जाएगी। अब इसका मतलब देखिए, गति अलग अलग हो जाएगी, तो इसका मतलब जो है वह क्या है, नोट करके मैं लिख रहा हूं कि विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी, इसलिए इसलिए घूर्णन की गति, घूर्णन की गति यहां सर्वाधिक, घूर्णन की गति यहां सर्वाधिक। फिर से जो है देखिए इसको कि 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर जो है वह यात्रा करनी है, और इसको 24 घंटे में 37,000 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे कम हो जाता है, कहीं 20,000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, कहीं 15,000 किलोमीटर की, कहीं 10,000 किलोमीटर की, कहीं 5,000 किलोमीटर की, लेकिन समय जो है वह क्या है, 24 घंटे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे,
पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती चली जाती है और ठीक ध्रुव पर 0 हो जाती है, क्योंकि ध्रुव क्या है, बिंदु है, तो बिंदु में यात्रा होगी ही नहीं, लेकिन 24 घंटे में घूमना है, तो इसलिए गति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए लिखा कि विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा दूरी इसलिए क्योंकि घूर्णन की गति यहाँ सर्वाधिक जो है वह होगी। अब जो है वह क्या है, नोट 2, विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर घूर्णन गति क्या होगी, रोटेशन जो है वह, रोटेशन, घूर्णन गति मीन्स रोटेशन, रोटेशन क्या हो जाएगा, वो कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब है कि विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर रोटेशन जो है वह की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, रोटेशन जो है वह कम होता चला जाता है। ठीक है, और विषुवत पे सबसे ज्यादा रोटेशन होता है, इसलिए जो है वह, जैसे देखिए गौर करके इसका परिणाम जो है वह क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा, जैसे भारत की अवस्थिति देखिए, तमिलनाडु जो है वह विषुवत से जो है वह निकट है, लेकिन उत्तराखंड जो है वह विषुवत से दूर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह अधिक है तुलनात्मक रूप से, किसके, तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उत्तराखंड में पृथ्वी की घूर्णन गति कम है तुलनात्मक रूप से, किससे, तमिलनाडु से। यानी जैसे जैसे जो विषुवत रेखा के पास जो है वह क्षेत्र होगा वहां पर घूर्णन गति अलग होगी, अधिक होगी, और जो है वो विषुवत रेखा से जितना दूर होगा वो घूर्णन गति कम होती चली जाएगी। और ठीक जो है वह, अगर हम बात करें कि ठीक ध्रुव पर क्या होगा, तो ठीक ध्रुव पर गति शून्य हो जाती है। शून्य क्यों, शून्य क्योंकि ध्रुव जो है वह क्या है, एक बिंदु है, ध्रुव क्या है, एक बिंदु है, और बिंदु की गति जो है वह शून्य ही होती है, क्योंकि उसको 24 घंटे में जो है वह घूमना है। तो एक पॉइंट है ना, ध्रुव जो है वह क्या है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को 24 घंटे में घूमना है, तो जो उसमें गति जो है वह शून्य रहेगी, तभी जो है वह हो सकता है। तो ये, अब इसके अलावा जो है वह, अब देखिए कि विषुवत वृत्त पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विषुवत वृत्त से संदर्भित प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी ओर मैं इशारा कर दे रहा हूं, जो मैप के माध्यम से, एटलस के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे जो है वह विषुवत वृत्त कितने महाद्वीपों को विभाजित करता है, कितने महाद्वीपों को विभाजित करता है। एक प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वह बन सकता है पीटी में। नॉर्मली जो है वह इसका जो उत्तर जो है वह लिखा जाता है कि देखिए विषुवत वृत्त है तो एक जो है वह दक्षिण अमेरिका को जो है वह करेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वह करेगा तो अफ्रीका को करेगा, तीसरा जो करेगा वह जो है वह एशिया को करेगा, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह के पास विषुवत वृत्त है। तो तीन ही उत्तर जो है वह बच्चे लोग देते हैं। एटलस को गौर करके देखिएगा, तो गौर करके देख लीजिएगा एटलस को, एक और जो है वह है जिसे हम ओसेनिया कहते हैं, एक और कॉन्टिनेंट है ओसेनिया। देखिए कॉन्टिनेंट है ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिया, और जब केवल ऑस्ट्रेलिया शब्द बोलते हैं तो वह मतलब एक देश का सूचक है, और जब ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिया बोलते हैं तो वो कॉन्टिनेंट का सूचक है। तो जो ओसेनिया है यह भी, इसमें जो है वह आप देखिएगा कि इसमें कुछ जो है वह देश हैं, जैसे नौरू है, किरीबाती है, ये दो देश हैं जिसको जो है वो विषुवत रेखा विभाजित करती है। तो हो गया कि कितने महाद्वीपों को विभाजित करती है, तो नॉर्मली हम लोग जो है वह 3 जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वह ये चौथा भी है। इसी प्रकार जो है वह क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा और आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, एटलस में उसको मार्क कर लीजिएगा, और एटलस में मार्क कर लीजिएगा तो उससे आपका सहज। अब विषुवत रेखा जो है वह कितने देशों को विभाजित करता है, यानी अफ्रीका के कितने देशों को, कौन कौन से देश हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, एशिया में कितने, तो इसी प्रकार ओसेनिया में कितने, कुल कितने देशों को विभाजित करता है,
इसके अलावा विषुवत रेखा के द्वारा विभाजित होने वाले जो है वह कुछ नदियों के नाम भी जो है जान लेना चाहिए। इसके बाद विषुवत रेखा पर क्या कोई जो है वह झील भी स्थित है, इसको भी जान लेना चाहिए। इसके बाद विषुवत रेखा के द्वारा कोई क्या पर्वत भी विभाजित होते हैं, इसको भी जान लेना चाहिए। ऐसे 4-5 जो है वह हेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेड्स नहीं होते हैं, 4-5 हेड्स को जो है वह अगर हम लोग तैयार कर लें तो वो सहज हो जाती है। इसके अलावा एक लास्ट है, वह है विषुवत रेखा के निकट स्थित जो है वह कौन से शहर है, नगर। और ऐसे नगरों में प्रायः जो प्रश्न पूछा जाता है वो राजधानी नगरों के बारे में पूछा जाता है कि राजधानी नगर, कौन सा राजधानी नगर विषुवत रेखा के निकट जो है, तो उसका विषुवत रेखा के निकट वाले जो कुछ राजधानी नगर हैं उसकी तैयारी कर ले। तो एटलस में इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मार्क कर लेना पड़ेगा, और एटलस में हम लोग मार्क कर लेंगे तो विषुवत रेखा के कंटेक्स्ट में जितनी भी जानकारी है वो अपने आप में जो है वो पूर्ण हो जाएगी। और यही विषुवत रेखा के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। विषुवत रेखा का कोई जो है वह परिभाषा नहीं पूछी जाएगी जो है वह प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, उसमें मैप बेस्ड ही प्रश्न जो है वह आते हैं। इसलिए मैप बेस्ड प्रश्न का एक गाइडलाइंस जो है वह मैंने जो है वह दे दिया, जिसको आप तैयारी में अपने आप में शामिल कर सकते हैं। और उसको शामिल करके केवल हाईलाइट कर लेना, अलग अलग कलर के हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेना। रिवर के लिए अलग हाईलाइट कर लीजिए, सिटीज़ के लिए अलग हाईलाइट कर लीजिए कलर से, कंट्रीज़ के लिए अलग हाईलाइट कर लीजिए, जिससे जो वो डिमार्केट हो जाए अलग अलग साफ साफ। और ऐसा केवल विषुवत वृत्त की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि यही क्वेश्चन जो है वह आपको जो है वह पूछा जा सकता है कर्क रेखा के संदर्भ में भी और जो है वह मकर रेखा के संदर्भ में भी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर देखिएगा आप तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ऐसे अनेकों बार, कम से कम 10 बार जो है ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी तैयारी जो है वह करते रहनी चाहिए। और आईएएस के लिए साथ साथ पीसीएस दोनों जो है वह सेवाओं में, दोनों परीक्षाओं में जो है वह इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर के संदर्भ में जो जानकारी है वो संक्षेप में हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जो है वह किसी अगले श्रृंखला में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।